दोस्तों, मैंने फर्स्ट पार्ट में सुनाया था कि कविता अपने शादी को बचाने के लिए राज से एक मौका मांगती है। कहती है, राज, एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका देकर तो देखो, हम फिर से हंसी खुशी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। लेकिन राज ने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। अगर करता तो उसे उस वक्त तो मुझ पर दया जरूर आती। मैं आंसू बहाते फिर से अपने पापा के घर आ गई। जैसे ही अंदर घर में कदम रखा, मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ मुझे देखते ही चौंक गए थे। मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर मेरे पापा और मेरी माँ समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मेरी माँ ने मुझे गेट पर ही रुक जाने को कहा और कहा, अंदर कदम मत रखना। तुमने तो घर से भागकर शादी की थी और अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो चुके हैं। मैं भागकर पापा के पैरों में बैठ गई। पापा उस वक्त मुझे बहुत मजबूर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और जब पापा के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो जैसे मेरे शरीर की जान ही निकल गई। बाद में पता चला कि पापा के आधे शरीर को लकवा लग गया है, बाकी आधा शरीर भी बहुत ना के बराबर काम करता है। मुझे पापा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पापा ने एक हाथ बमुश्किल से उठाकर मेरे सर पर रखा था। पापा का सर पर हाथ रखना था कि मेरी माँ तनपन करती हुई अपने कमरे में चली गई। खैर, पापा ने मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मुझे ऐसे गंदे गंदे शब्दों से बुलाते हैं कि जी चाहता था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। पापा की तो अब कोई उस घर में इज्जत ही नहीं रह गई थी। पापा एक तरफ पड़े रहते। उनकी आंखों में मुझे बेबसी नज़र आती, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। पूरे घर पर मेरी सौतेली माँ का ही राज था। मैं पूरा दिन घर के काम करती, तब कहीं जाकर रात को खाना नसीब होता था। घर में काम वाली आया करती थी, बस उसी से थोड़ा बातचीत कर लिया करती थी, नहीं तो बात करने के लिए भी तरस जाती थी। रीमा बहुत अच्छी औरत थी। वह मेरी माँ के बारे में मुझे बता दी थी कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही बुरी औरत है। तुम्हारी माँ बदबूदार औरत भी है। तुम्हारे पापा जब काम पर चले जाते हैं तो पता नहीं कहाँ चली जाती है और तुम्हारे पापा के आने से पहले ही आ जाती है। मैंने खुद ही अपने आँखों से देखा है कि तुम्हारी माँ की किसी लड़के के साथ दोस्ती है। तुम्हारे पापा की जो हालत हुई है उसके पीछे तुम्हारी सौतेली माँ का ही हाथ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पापा को दूध में कुछ मिलाकर पिला दी थी, जिन्हें पीने के बाद तुम्हारे पापा की हालत खराब होने लगती है और एक दिन तुम्हारे पापा को लकवा मार गया। यह तो मैं जानती थी कि मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी औरत है, लेकिन इतनी बुरी औरत है कि अपने ही पति के साथ यह घिनौना काम करेगी, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। पापा की हालत पर मैं उस दिन बहुत रोई थी। अगले दिन एक और बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पापा, जो मेरे आखिरी सहारा थे, वह भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं उस दिन बहुत रोई थी, अगले दिन बहुत रोई थी। जी चाहता था कि मैं भी अब इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मौत और ज़िंदगी पर तो सिर्फ भगवान का बस है, इंसान उस पर कुछ नहीं कर सकता। मेरी माँ ऐसे रो रही थी जैसे कितनी बड़ी सती सावित्री है। पापा के मरने के बाद तो मेरी सौतेली माँ खुल्लम खुल्ला अयासी पे उतर आई थी। वह पूरा पूरा दिन गायब रहती थी, रात को वापस आती है, कमरे में जाकर सो जाती है। एक दिन रीमा ने मुझे बताया, बीबी जी, आपकी ज़िंदगी खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी सौतेली माँ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात को आप अपनी माँ के कमरे में जाकर देख सकते हैं। आप अपनी आँखों से देख लेना कि आपके सोने के बाद आपकी माँ अपने कमरे में क्या गुल खिलाती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या मेरा घर बर्बाद करके मुझे तलाक दिलवाकर मेरी माँ को क्या मिला? मैं इसके पीछे का राज जानना चाहती थी। रात हुई तो मैं अपने कमरे में सोने का बहाना करके चली गई, लेकिन मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अपनी माँ के घर वापस आने का। जब मेरी माँ वापस आई तो उस वक्त मैं जाग रही थी। रात के 12 बजे का टाइम था। मेरी माँ के साथ कोई और भी आया था।
लेकिन उस इंसान की शक्ल मैं नहीं देख पाई थी। वह दोनों कमरे में चले गए। मैं पीछे पीछे गई और खिड़की के दराज से देखा। वह जो कोई भी इंसान था, मेरी माँ उसकी बाहों में बैठी थी। यह देखकर ही मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा था। मेरी माँ इस हद तक गिर जाएगी कि घर में ही अय्याशी करने लगेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आने वाले इंसान की मेरी तरफ से पीठ की। मैं देखना चाहती थी वह इंसान कौन है, और जब उस इंसान को मैंने देखा तो जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि राज था। इसका मतलब मेरी माँ के प्यार के चक्कर में पड़कर राज ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे समझते देर न लगी कि मेरी माँ ने ही राज के साथ चक्कर चलाकर मेरा घर बर्बाद किया था। मैं वापस लौट आई और बेड पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। अगले दिन जब रूटीन के अनुसार मेरी माँ बाहर चली गई तो मैंने अपने माँ के कमरे की तलाशी ली। आखिर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं जानना चाहती थी। मैं तो उनकी ज़िंदगी से चली गई थी। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि अब मैं उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आऊँगी, लेकिन राज से तलाक करवा कर उन्होंने तो मुझे अपने घर ही हमेशा के लिए बिठा लिया है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? मैंने अपने माँ के पूरे कमरे की तलाशी ले डाली। फिर मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिससे मुझे सब कुछ समझ आ गया कि आखिर मेरी माँ ने यह सब क्यों किया था। मेरे हाथ कुछ ऐसे पेपर लगे थे जिसमें पापा ने अपना पुश्तैनी मकान और ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी। उसमें पापा का लिखा एक डायरी भी थी जिसमें पापा ने लिखा था, रमेश यानी मेरे पापा की शादी सबसे पहले मेरी सौतेली माँ विद्या से ही होने वाली थी। मेरी सगी माँ चंदा और मेरी सौतेली माँ विद्या दोनों आपस में सगी बहनें थीं, लेकिन विद्या किसी और से शादी करना चाहती थी। वह रमेश से शादी नहीं करना चाहती थी। फेरों से ठीक पहले विद्या अपने आशिक के साथ भाग गई और घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी माँ चंदा को मंडप पर बिठा दिया। लेकिन विद्या के आशिक ने जिस जगह विद्या को बुलाया था वो वहाँ पर नहीं आया। बहुत देर इंतजार के बाद आखिर विद्या घर आ गई, लेकिन तब तक मेरी माँ चंदा और रमेश की शादी हो चुकी थी। सब घर वाले विद्या पर बहुत गुस्सा हुए और विद्या को घर से निकालने लगे कि तुमने तो हमारी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब क्या लेने आई हो। लेकिन विद्या ने एक नई कहानी सुना दी। उसने कहा कि चंदा ने ही उसे यहाँ से यह कहकर भेजा था कि रमेश से अकेले में मिलना चाहते हैं। मैं तो कुछ देर के लिए ही बाहर गई थी, लेकिन मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और जानबूझकर इतनी देर तक बांधे रखा कि शादी संपन्न हो जाए। शादी के संपन्न होते ही मुझे उन लोगों ने छोड़ दिया। यह सब कुछ किया कराया चंदा का ही है। इसने जानबूझकर मुझे बाहर भेजा था ताकि मेरी जगह यह रमेश से शादी कर सके। चंदा मना करती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन विद्या ने अपनी बातों में घर वालों को ऐसा उलझाया कि उन्होंने विद्या की बात पर यकीन कर लिया। शादी तो हो गई थी, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन विद्या को घर में रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन विद्या दिन रात अब प्लान बनाने लगी थी कि किसी तरह चंदा को और रमेश को अलग कर सके, क्योंकि उससे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। रमेश और चंदा आपस में खुशहाल जिंदगी गुजारे। विद्या का आशिक तो उसे धोखा देकर ही भाग गया था, अब रमेश पर ही डोरे डालने लगी थी। लेकिन रमेश किसी भी तरह विद्या के काबू में नहीं आ रहा था। रमेश और चंदा आपस में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और उनकी खुशियों को और भी ज़्यादा कर दिया था। कविता के जन्म के बाद दोनों और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे और फिर भगवान ने रमेश और चंदा को दूसरी खुशी दी। वह दूसरी बार माँ बनने वाली थी। चंदा अपनी माँ के घर गई हुई थी और फिर विद्या ने ऐसी चाल चली कि वह सब कुछ तबाह हो गया। विद्या ने किसी गैर मर्द को पैसे देकर खरीद लिया और उसे कहा कि तुम्हें चंदा के कमरे में सोना है। पैसे के लालच में उस इंसान ने ऐसा ही किया। विद्या ने चंदा को कुछ ऐसा पिलाया कि वह गहरी नींद में चली गई। जब चंदा गहरी नींद में हो गई तो वह आदमी चंदा के बराबर बेड पर लेट गया और इतने में विद्या ने रमेश को फ़ोन कर दिया
कि आकर अपनी पत्नी के कारनामे खुद अपनी आंखों से देख लो। जब रमेश आए तो चंदा और वह आदमी एक साथ लेटे हुए थे। चंदा का सर उस आदमी के कंधे पर रखा हुआ था। रमेश ने गुस्से में आकर उसी वक्त चंदा को झिंझोड़ कर उठाया और उसके मुंह पर थप्पड़ की बारिश कर दी। चंदा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और फिर गुस्से में रमेश ने न आव देखा न ताव चंदा को तलाक देने का फैसला सुना दिया। मासूम और कमज़ोर दिल की चंदा यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और दिल पर हाथ रखकर बैठती चली गई। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। विद्या अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने सब घर वालों को ऐसे विश्वास दिला दिया कि जैसे चंदा ही गलत थी। उसने ही झूठ बोलकर रमेश के साथ शादी की थी। जिस समय चंदा की मौत हुई थी, कविता उस समय सिर्फ 6 साल की थी। रमेश कविता को अपने साथ लेकर आ गए। रमेश के घर वालों ने दूसरी शादी का जोर लगाया, लेकिन रमेश नहीं माने। उन्होंने चंदा से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उस औरत ने उन्हें धोखा दिया था और मोहब्बत से रमेश का विश्वास उठ चुका था। रमेश पूरी तरह टूट चुके थे और इसी बात का फायदा विद्या ने उठाया। उसने रमेश पर अपने प्यार के डोरे डालना शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में उसने रमेश का दिल जीत लिया और फिर रमेश और विद्या की शादी हो गई। विद्या ने रमेश पर अपना मोहब्बत का जादू ऐसा चलाया कि वह अपनी बेटी कविता को भी भूल गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कविता बड़ी हो गई, यहाँ तक कि कविता ने घर से भागकर शादी भी कर ली थी। विद्या को अब और भी बहाना मिल गया था कि जैसी माँ वैसी बेटी। वह हर वक्त रमेश के कान भरती रहती, लेकिन एक दिन सच्चाई खुलकर ही रहती है। जब रमेश ने खुद अपने कानों से विद्या और उसके आशिक की बातों को सुना, विद्या का वही पुराना आशिक जो उस दिन शादी वाली रात उसे लेने नहीं आया था, वो विद्या से मिलने घर आया था। रमेश उस समय काम पर होते थे, लेकिन उस दिन जल्दी घर आ गए थे। कमरे से आती बातों को सुनकर गए थे और उन्होंने सुना कि वह लड़का कह रहा था, विद्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो उस रात मैं आ नहीं सका, मेरी कुछ मजबूरी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम रमेश को छोड़ दो, मैं तुमसे अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो विद्या ने उसे कहा था कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से रमेश को पाया है, अब मैं रमेश को नहीं छोड़ सकती। रमेश को पाने के लिए उसने अपनी बहन चंदा तक को नहीं छोड़ा। रमेश अंदर कमरे में गए थे और विद्या के जोरदार थप्पड़ मारा और कहा था कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी को तुमने मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी के लिए मेरे मन में जहर भर दिया, भगवान तुम्हें इसकी सज़ा जरूर देंगे। जब विद्या को लगा कि उसकी सच्चाई पता चल चुकी, तो विद्या ने दूसरा रास्ता अपना लिया। वह रमेश को दूध में कुछ ऐसा मिलाकर पिलाने लगी कि रमेश अपने होशो हवास खो देते। धीरे धीरे रमेश कमज़ोर होते चले गए और बीमारियों की पकड़ में आते चले गए और फिर एक दिन उन्हें लकवा मार दिया। लेकिन मरने से पहले रमेश अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर कर गए थे और यही बात विद्या को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब कुछ अपने नाम करवाने का उसके पास एक ही रास्ता था और वह कविता का घर बर्बाद करके कविता को घर पर बिठा देना और धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना। डायरी पढ़ने के बाद कविता की आंखों में आंसू जारी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी मौसी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे अपनी माँ और अपने पापा को लेकर आज बहुत रोना आ रहा था। कैसी खुशहाल जिंदगी थी दोनों की, लेकिन विद्या ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। कविता ने प्रॉपर्टी के पेपर उठाए और अपने कमरे में चली आई। उसने सोच लिया था कि आज वह विद्या के सामने चुप नहीं बैठेगी, आज उससे सारा हिसाब मांगेगी। और थोड़ी ही देर में विद्या घर आ गई। आज उसके साथ राज फिर से था, लेकिन कविता ने राज को नज़रअंदाज कर दिया। उसे राज से भी नफरत हो रही थी, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर उसने कविता की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। जैसे ही विद्या घर आई, कविता चीख पड़ी, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा मेरी माँ को और क्यों मारा मेरे पापा को?
क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? तुम्हारे दिल में दिल नहीं है क्या? दिल की जगह पत्थर है? कितनी जिंदगियां बर्बाद करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। लेकिन अब मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। मेरे पापा ने यह सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। तुम इस घर से अभी और अभी निकल जाओ। कविता की बात सुनकर विद्या जोर जोर से हंसने लगी और उसी भयानक हंसी के साथ बोली, कविता तुम्हें क्या लगता है मैंने कच्ची गोलियां खेली है? असली पेपर तो मेरे पास है जो मैंने अभी हाल में ही कोर्ट से बनवाए हैं। तुम इन्हें नकली पेपर कह सकती हो क्योंकि यह नकली पेपर ही है, लेकिन कोर्ट में तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि ये नकली पेपर है। इन पेपर्स में यह सारी जायदाद तेरे नाम है, इसलिए अब तुम इस घर से निकल जाओ। मैं हक्का बक्का सी विद्या की मुंह देख रही थी। राज भी विद्या की सारी बातें सुन रहा था और हक्का बक्का सा खड़ा था। दौलत के लालच में आकर उसने कविता को छोड़कर विद्या से रिश्ता बनाया था। विद्या ने उसको शायद दौलत का ही लालच दिया होगा, तभी तो उसने कविता को छोड़ दिया। लेकिन उसको कहाँ पता था कि सारी जायदाद तो कविता के नाम पर है। वह हारे हुए जुआरी की तरह लग रहा था। वह अपनी इतनी प्यार करने वाली पत्नी से हाथ धो बैठा था और एक मक्कार औरत के जाल में फंस गया था। कविता के पास और कोई रास्ता नहीं था। विद्या ने उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। कविता के पास कोई और ठिकाना नहीं था। वह अनाथ आश्रम में चली गई। वहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी और वहीं पर प्रिंस और कविता की मुलाकात हुई। प्रिंस को कविता की सादगी पसंद आ गई। प्रिंस ने कविता के सामने शादी का प्रपोजल रखा। उसने कविता से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को गुजरे 7 साल हो गए हैं। मेरी 8 साल की छोटी सी बच्ची है। मेरी बच्ची को माँ की ज़रूरत है और मुझे भी एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी बच्ची की माँ और मेरी जीवन साथी बनना पसंद करोगी? प्रिंस की आंखों में सच्चा प्यार नजर आया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक बार पहले भी मोहब्बत के नाम पर धोखा खा चुकी थी, लेकिन इस बार सिर्फ मोहब्बत का सौदा नहीं था, इसमें प्रिंस की कुछ मजबूरी थी। उसे अपनी बच्ची के लिए माँ चाहिए थी और कविता को यह सौदा घाटे का नहीं लगा। उसने झट से हाँ कर दी। कविता और प्रिंस की बहुत ही सादगी से शादी हो गई। उसने प्रिया को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पाला। प्रिया भी बहुत जल्दी ही कविता से घुल मिल गई और उसे माँ कहने लगी। कविता की शादीशुदा खुशहाल जिंदगी को अब 10 साल गुजर चुके थे। कविता अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। एक बार कविता और प्रिंस मंदिर में कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे और कविता के पैरों नीचे से जमीन निकल गई। जब उसने विद्या को भिखारियों की लाइन में खड़ा देखा, विद्या की हालत बहुत खराब थी। वह बहुत बीमार लग रही थी। विद्या की हालत देखकर कविता का दिल कांप गया। भगवान ने विद्या को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। बाद में कविता को पता चला कि पापा ने बैंक से अपने काम के लिए कुछ लोन लिया था, जिसकी किस्तें समय पर ना पहुंचने की वजह से बैंक का कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका था और बैंक ने अपना पैसा वसूलने के लिए पापा की सारी जायदाद नीलाम कर दी। विद्या खाली हाथ रह गई। विद्या गलत कामों में पड़ चुकी थी और इसलिए विद्या को एक भयंकर बीमारी हो गई। आज वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है और भीख मांगकर अपना पेट पाल रही है। कविता का विद्या से तो दिल नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ, उसके पापा उसके साथ नहीं थे। लेकिन इंसानियत के नाते कविता ने विद्या को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब उसी हॉस्पिटल में विद्या अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।